नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस तीसरे पार्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने ये बताया था कि कैसे आप निकाल सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं, और कैसे आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमने कुछ उससे अराइज हुए क्वेश्चंस बताए थे, और आज की वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इन दो पार्ट से निकल कर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाने के हमने 3 सेक्शन डिस्कस किए थे। सबसे पहला सेक्शन 54, जिसके अंदर अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो कैपिटल गेन आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा सेक्शन हमने डिस्कस किया था 54F, जिसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हटकर कोई और कैपिटल एसेट बेचते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट आप करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो भी आपको कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं देना होता। और तीसरा हमने डिस्कस किया था 54EC, यानी कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर अगर NHAI बॉन्ड्स ले लेते हैं 50 लाख तक आपको उसमें एग्जम्पशन मिल सकती है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या किसी तरह ये तीनों सेक्शन आपस में कंबाइन हो सकते हैं। देखिए 54 और 54F आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, ये एक्सक्लूसिव सेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ या तो आप डिडक्शन लेंगे सिर्फ 54 की या 54F की, लेकिन 54EC इन दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची जिसको मैंने X अमाउंट पे परचेज किया था, Y अमाउंट पे सेल किया, उसके इंडेक्सेशन करने के बाद जो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया, लेट्स से वो 2.5 करोड़ था। अब इस 2.5 करोड़ में से मैंने 2 करोड़ की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली, यानी कि सेक्शन 54 में मुझे डिडक्शन मिल जाएगी 2 करोड़ की, और 50 लाख रुपए जो मेरे पास बच गए उसको मैंने NHAI बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब 54EC की भी डिडक्शन मुझे 50 लाख की मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि क्या ये डिडक्शंस आपस में कंबाइन हो सकती हैं, तो यस, लेकिन 54 और 54F ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि मान लो अगर मेरे पास कोई और इनकम नहीं है, यानी कि मेरी सैलरी नहीं है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी अदर सोर्सेज नहीं है, मेरे पास PGBP नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस साल एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है घर बेचने की वजह से। अब बात यह आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास 5 लाख रुपए हुआ, तो क्या मुझे पूरे 5 लाख के ऊपर 20% फ्लैट रेट का टैक्स देना पड़ेगा? मतलब क्या मुझे बेसिक एग्जम्पशन टैक्सेस, जो बेसिक एग्जम्पशन मिलती है 2.5 लाख रुपए की, क्या वो नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन सबके लिए है, चाहे आप स्लैब रेट पे टैक्स दे रहे हो, चाहे आप फ्लैट रेट पे टैक्स दे रहे हो। यानी कि अगर आपको बाकी कोई और इनकम आपके पास नहीं है, आपके पास सीधा सीधा 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में 2.5 लाख तो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की वजह से, और बाकी बचे हुए 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी से तीसरा क्वेश्चन क्या निकलता है? तीसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या मुझे ATC, ATCC, D1B, ATD ये सब डिडक्शन, यानी कि जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस होती हैं, क्या वो सब भी मिलेंगी 1.5 लाख तक या जितना भी अमाउंट मिलता है? तो नहीं, आपको ATCC, D1B, ATC, ATD और ATEE और किसी भी तरह की एक डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। आपको उस पर फ्लैट रेट का टैक्स देना ही पड़ेगा। अब यहां पर जो चौथा क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से समझने का टाइम है कि मान लो मुझे एक विल या फिर एक गिफ्ट के थ्रू एक प्रॉपर्टी मिली थी, और वो प्रॉपर्टी मैंने सेल करी है, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? ध्यान से समझिएगा प्लीज। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी विल के थ्रू मिली है, दैट मीन्स आपके लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 है, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करा। बट इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी, यानी कि प्रीवियस ओनर ने उसे जिस कॉस्ट पे खरीदा था, आपके लिए भी वो वही कॉस्ट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं गिफ्ट के बारे में। अगर गिफ्ट के बारे में बात करी जाए तो गिफ्ट एक्चुअली में 2 पर्सन से मिलते हैं, एक रिलेटिव से और एक नॉन रिलेटिव से। अब रिलेटिव कौन है, उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। अगर आपको वो गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिला है, तो सबसे पहली बात, उस गिफ्ट के ऊपर आपको आज ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस टाइम पे 40 लाख रुपए थी, तो उस 40 लाख रुपए के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको वो गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिला है। तो इस केस में जब आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 40 लाख रुपए, यानी कि जिसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया। लेकिन अगर आपको ये गिफ्ट मिला होता रिलेटिव से, तो ऑब्वियसली आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। उस केस में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी प्रीवियस ओनर की।
तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ? सिंपल ये हुआ कि अगर आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिला है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, अगर आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिला है तो उस केस में आपको पहले आज इनकम टैक्स देना पड़ेगा गिफ्ट के ऊपर, और आगे जाके जिस अमाउंट के ऊपर आप आज टैक्स दे रहे हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। और अगर आपको विल के थ्रू मिला है तो वो भी आपकी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं बिल्डर से मान लीजिए घर परचेज करता हूं और बिल्डर से मेरे को जो पेमेंट देनी है वो किस्तों में देनी है। किस्तों में इन द सेंस कि आज मैंने जब बुकिंग कराई तब देनी है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर देनी है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर देनी है, फिर पोजेशन के टाइम पे भी देनी है, रजिस्ट्री के टाइम पे भी देनी है। तो पॉइंट ये आता है कि मेरे लिए कौन सी डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड इशू, लेकिन इसमें बहुत सिंपल सा जो आपको लॉजिक समझना है वो ये है कि जिस दिन, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जिस दिन आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आप उस डेट को कंसिडर कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आपके हाथ में क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको अलॉट हो गया फ्लैट, वो फ्लैट अब आपका हो गया। अब इस केस में अगर आप किस्तों में पेमेंट करेंगे तो जो आप इंडेक्सेशन करेंगे वो भी किस्तों में ही करेंगे, यानी कि जो पैसे आपने आज या आज से पहले दिए थे, अलॉटमेंट या अलॉटमेंट से पहले दिए थे, उसकी इंडेक्सेशन तो आज से होगी, लेकिन जो पैसा आप अलॉटमेंट के बाद देंगे उसकी अलॉटमेंट उसकी इंडेक्सेशन उस ईयर के हिसाब से होगी जिस ईयर में आपने पेमेंट करी है। दोस्तों इससे पहले मैं अपनी तरफ से लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन बच गया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो परचेज करते समय मैंने ब्रोकरेज पे करी थी, राइट, तो वो ब्रोकरेज परचेज कॉस्ट में ऐड हो गई थी। अब सेल करते समय भी तो मैंने ब्रोकरेज पे करी है, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी करे हैं, तो क्या वो मेरी सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए माइनस हो सकते हैं, बट अगेन बात वही आती है, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यानी कि जिसको भी आप ब्रोकरेज पे कर रहे हैं आप उससे कंफर्मेशन पे साइन करवा लीजिए कि आपने उसे ब्रोकरेज पे करी है। जहां पे भी आप सेलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप एक कंफर्मेशन अपने पास लेके रखिए, ताकि कल को अगर आपके पास इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है या फिर आपकी कोई असेसमेंट आती है तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर को प्रूव कर सकें कि आपने वो ब्रोकरेज और सेलिंग एक्सपेंसेस किए थे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।